गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी। सौराष्ट्र, कच्छ और जनूबी गुजरात के 19 अजला की 89 सीटों के लिए सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटिंग। 788 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रियासत में इंतखाबी रैलियां। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी वोटरों को राग़िब करने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। एमसीडी इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर अवामी जलसों के साथ कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन। नागालैंड में 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल का आज से आगाज। इस 10 रोज़ा फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ मेहमान खुसूसी के तौर पर होंगे शामिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडिया की G20 सदारत से मुतालिक अपने ख्यालात का किया इजहार। पीएम ने कहा, भारत का G20 एजेंडा जामे अमल पर मबनी और फैसलाकुन होगा। दिल्ली में वाक़ सुषमा स्वराज भवन में वज़ीर ख़ारजा के साथ 75 मकामात से जुड़ेंगे नौजवान। लाल किले समेत मुल्क भर में 100 तारीख़ी मकामात पर 7 दिसंबर तक होगी खुसूसी लाइटिंग। भारतीय रिजर्व बैंक आज खुर्दा डिजिटल रुपए को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करेगा लॉन्च। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में होगी शुरुआत। डिजिटल रुपये के लिए 8 बैंकों का किया गया इंतखाब। और खेलों में फुटबॉल आलमी कप 2022 के ग्रुप डी के मुकाबलों में एक और उलटफेर। ट्यूनिस ने मौजूदा चैंपियन फ्रांस को 1-0 से दी मात। ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई अपनी जगह। ग्रुप सी के आखिरी मैच में जीत हासिल करके अर्जेंटीना पहुंचा प्री क्वार्टर फाइनल में। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। गुजरात में पहले मरहले के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। इस मरहले में सौराष्ट्र, कच्छ और जनूबी गुजरात समेत रियासत के 19 अजला की 89 सीटों पर पोलिंग हो रही है। इस मरहले में तकरीबन 2,39,46,670 वोटर कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 70 खवातीन जबकि 718 मर्द उम्मीदवार हैं। साथ ही 339 आज़ाद उम्मीदवार भी इंतकामी मैदान में हैं। इन 89 असेंबली सीटों पर कई बड़े लीडरों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के पुरअमन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। और गुजरात कानून साज असेंबली के इंतखाबात के पहले मरहले में 89 सीटों पर पोलिंग हो रही है। इनमें 68 जनरल, 7 दर्जे फहरिस्त ज़ात, 14 दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए रिजर्व हैं। इलेक्शन कमीशन के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुजरात इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 2.39 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं। इनमें 1.24 करोड़ मर्द और 1.15 करोड़ खवातीन वोटर्स भी हैं। गुजरात में 33 अजला और 182 असेंबली सीटें हैं, जिनमें 142 जनरल, 13 दर्जे फहरिस्त ज़ातों के लिए, 27 दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। और गुजरात में आज असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने गुजरात के वोटरों से अपील की है कि वो हिमाचल की तरह गुजरात असेंबली इंतखाबात में भी बड़ी तादाद में वोटिंग में हिस्सा लें। In recently held polling in Himachal, voting percentage has set a record of 75% voting. It is over to Gujarat now. अब गुजरात की बारी है कि लोकतंत्र के पर्व में हिमाचल की तरह अधिक से अधिक भाग लेकर मतदान में नया कीर्तिमान स्थापित करें।
कमीशन ने पहली बार वोटर बने नौजवानों से भी अपील की है वो पहली मर्तबा मिले इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। 4,77,000 first-time voters would exercise their franchise in these elections. And of these, over 3.3 lakh young voters have been added because of the recent electoral reforms using 4 qualifying dates including 1st October 2022. मैं सभी युवा मतदाताओं से मतदान करने की पुरजोर अपील करता हूँ। वोट के लिए बटन भी उसी तरह से दबाएं, उतने ही शौक से दबाएं, उतनी प्रसन्नता से दबाएं, उतने ही इन्वॉल्व होकर दबाएं जैसे कि दोस्तों से बात करते समय, फ़ोन पर सोशल मीडिया पे बात करते समय वो फ़ोन पर बटन दबाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने पीडब्ल्यूडी वोटरों और बुजुर्ग शहरियों से पोलिंग में हिस्सा लेने की अपील की। 100 वर्ष से ऊपर के 10,000 वोटर्स एंड पीडब्ल्यूडी वोटर्स शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली आवर यंग वोटर्स। दरअसल कमीशन ने 182 से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंधन हमारे पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को दिया है और इन बूथ्स पर वही आपका वोट डलवाएंगे। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन वोटरों को अपने हक में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कालोल, छोटा उदेपुर और हिम्मतनगर में 3 रैलियों से खिताब करेंगे। पीएम मोदी 2 दिसंबर को भी मुतादिद इंतखाबी जलसे करेंगे। इसके साथ ही गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज कई जलसों से खिताब करेंगे। रियासती कांग्रेस सदर जगदीश ठाकुर और दीगर कायदीन भी अपने उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाएंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वजीर आला भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट हरभजन सिंह अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। बात करते हैं एमसीडी इलेक्शंस की। तमाम पार्टियों ने एमसीडी इंतखाबी मुहिम के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर अवामी जलसों के साथ ही घर घर मुहिम भी चला रहे हैं। बीजेपी ने अपने लीडरों की फौज को इंतखाबी मुहिम में उतारा है। मरकजी वज़रा और कई रियासतों के वज़राए आला इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। बुध को बीजेपी ने 14 मकामात पर विजय संकल्प रोड शो का एहतमाम किया। इसमें कई मरकजी वज़रा और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला मौजूद थे। आम आदमी पार्टी भी जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल रोड शो और घर घर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। बुध को उन्होंने दिल्ली के कई इलाकों में रोड शो किया और पार्टी के लिए वोट मांगे। कांग्रेस के लीडर भी रैलियां निकाल रहे हैं और पदयात्रा करके आवाम से हिमायत मांग रहे हैं। पार्टी ने म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए पार्टी की मुहिम के हिस्से के तौर पर एक डिजिटल वैन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। पार्टी ने इलेक्शन का थीम दिल जीता है दिल जीतेंगे रखा है। इसमें दिल्ली की पिछली कांग्रेस हुकूमत के 15 साल दौर की कामयाबियों को बयान किया गया है। और भारत आज बाज़ाब्ता तौर पर G20 की सदारत संभालेगा। G20 की सदारत भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है जो आलमी सतह पर मुल्क को वक़ार बख्शेगा। इसी सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 32 मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक मौज़ूआत पर तकरीबन 200 इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। सक़ाफ़त, सक़ाफ़ती विरसे, तनव्वुअ, हुसूलियाबियों और 75 साल की पेशरफ्त पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी। भारत अगले साल अपनी सदारत में G20 सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। मुल्क भर में 100 तारीखी इमारतों को G20 लोगों से रोशन किया जाएगा और भारत के बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैनशिप संभालने के मौके पर कई तक़रीबात का एहतमाम किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि बाली में G20 सरबराही इजलास के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की सदारत जामे, अहम, फैसलाकुन और कार्रवाई पर मबनी होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भारत के जरिए G20 की सदारत संभालने पर रोज़नामा अखबारों में एक मजमून लिखा है। पीएम मोदी ने अपने मजमून में कहा है कि G20 की पिछली 17 सदारतों के दौरान कई अहम नताइज सामने आए हैं, जिनमें इक़्तिसादी इस्तेहकाम को यकीनी बनाना, बैनुल अक़वामी टैक्सों को माक़ूल बनाना, मुख्तलिफ ममालिक के सर से कर्ज़ों के बोझ को कम करना शामिल है। हम यहाँ से आगे बढ़कर इन कामयाबों से मुस्तफ़ीद होंगे। अब जबकि भारत ने यह अहम ओहदा संभाल लिया है, मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या G20 मज़ीद आगे बढ़ सकता है? क्या हम इंसानियत की फलाह के लिए ज़हनियत में तब्दीली का आगाज़ कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं।
पूरी तारीख में इंसानियत की जो शक्ल होनी चाहिए थी उसमें एक किस्म की कमी थी। हमने महदूद वसाइल के लिए जद्दोजहद की क्योंकि हमारी बका का इन्हिसार दूसरों को उन वसाइल से महरूम करने पर था। बदकिस्मती से हम आज भी इसी जहनियत में फंसे हुए हैं। हम इसे उस वक्त देखते हैं जब मुख्तलिफ ममालिक इलाके या वसाइल के लिए आपस में लड़ते हैं। हम ये उस वक्त देखते हैं जब ज़रूरी सामान की सप्लाई को हथियार बना दिया जाता है, जब चंद अफराद के जरिए वैक्सीन का जखीरा किया जाता है, हालांकि अरबों लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। कुछ लोग दलील दे सकते हैं कि तसादुम और लालच इंसानी फितरत है। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। अगर इंसान फितरी तौर पर खुद गर्ज है तो फिर रूहानी रिवायात की पायदार अपील की वजाहत कैसे की जाए जो हम सब में एक बुनियादी वहदत की वकालत करती है। आज हमें वजूद के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस दौर को जंग का ज़माना बनने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जिन चैलेंजों का सामना कर रहे हैं जैसे कि माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, वबा इमराज, उनका हल मिलकर काम करने से ही मुमकिन है। खुशकिस्मती से आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमें बहुत वसी पैमाने पर इंसानियत के मसाइल को हल करने के ज़राए फराहम करती है। आज हम जिस वसी वर्चुअल दुनिया में रहते हैं वो हमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के वसी होने को भी दिखाती है। भारत इस वसी दुनिया की एक छोटी दुनिया है, दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा है और ज़बानों, मज़ाहिब, रसूम और रिवाजों और अक़ाइद के वसी तनव्वुं का घर है। इज्तिमाई फैसला साजी की कदीम तरीन रिवायत के साथ एक तहजीब के तौर पर भारत दुनिया में जमहूरियत की बुनियादी DNA में हिस्सा डालता है। जमहूरियत की माँ होने के नाते भारत का कौमी इत्तेफाक राय किसी हुक्म से नहीं है बल्कि करोड़ों आज़ाद आवाज़ों को एक हम आहंग आवाज़ में मिलाकर बनाया गया है। आज भारत सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, नागालैंड के रुख करते हैं। नागालैंड में आज से 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू होगा। ये मेला 10 दिसंबर तक नागा हेरिटेज विलेज कसाह में मुनक्किद होगा। नायब सदर जगदीप धनखड़ इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। भारत में फ्रांस के सफ़ीर, जनूबी एशिया के लिए तिजारती कमिश्नर और मगरबी एशिया बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर और भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर भी इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। बेटी का कन्यादान करती तो एक ख़ानदान रोशन होता, लेकिन अज़ा अतिया करके 8 ख़ानदान रोशन हो गए हैं। ये कहना एक ऐसी माँ का जिसने मौत के बाद भी अपनी बेटी के अज़ू अतिया करके मिसाल कायम की है। हम आपको एक ऐसे ख़ानदान की कहानी दिखा रहे हैं जिसने अपने प्यारों की मौत के बाद अपने अज़ा अतिया करके दूसरों को एक नई रोशनी दी और उन्हें मुतासिर किया। देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। ये है दिव्या। बिहार के मुंगेर की रहने वाली दिव्या पिछले 18 साल से दिल्ली में रह रही हैं। दिव्या की 19 साल की बेटी लता को ब्रेन टीबी थी। काफी दिनों तक एम्स में इलाज चला। आखिरकार डॉक्टरों ने ब्रेन डेड होने का ऐलान कर दिया। डॉक्टरों की सलाह पर दिव्या ने अपनी बेटी के अज़ा का अतिया देने का फैसला लिया। दिव्या को अब तसल्ली है कि कहीं न कहीं उनकी बेटी जिंदा है। मैं अपनी बिटिया का कन्यादान नहीं कर पाई, मगर अंगदान महादान होता है। फिर मैंने अपनी बिटिया का अंगदान कर दिया। अब यदि कन्यादान करती तो एक परिवार में रोशनी होती, एक परिवार में, और कन्यादान करी तो आज कई परिवार में रोशनी फैली है। दिव्या अकेली नहीं है जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े के अज़ा का अतिया किया है। माहिरा महज 18 महीने की थी। अपने पैरों पर चलना ही शुरू किया था कि घर में एक एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन डेड हो गई। उसके वालिद जमशेद ने अपनी बेटी के अज़ा का अतिया देने का फैसला किया। मैं 5-6 दिन हॉस्पिटल में था तो बोर्ड लग रहे हैं वहाँ पे और भी वालों ने लगा रखे अंगदान के। वो देखे, उनमें पढ़ा, कुछ सोच में दिमाग में बैठी हो कि अंगदान करो, धरती को स्वर्ग बनाओ, अपनी जान तो गई, किसी और की बचाओ। तो इसी वजह से मैंने अंगदान किया। मेरी पत्नी सुबह मॉर्निंग वॉक पे गई थी, उसमें किसी ने उसे मोटरसाइकिल से धक्का मार दिया जिससे उनका दिमाग में चोट आया, जिसका हम लोग इलाज जमशेदपुर में करवाए। फिर उनको लेके हम लोग एम्स में लेके आए। उनकी इच्छा थी कि वैसा हो तो अंगदान कर दीजिएगा, तो मैंने अंगदान किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ एक्सीडेंट करके हम लोग यहाँ कैसे पहुँच पाएंगे, ये ईश्वर की इच्छा थी।
कई ऐसे खानदान हैं जिन्होंने अपनों के अज़ा का अतिया देने का फैसला करके एक मिसाल पेश की है। ऐसे ही खानदानों को एम्स के ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मंगल को एजाज याफ्ता किया गया। अज़ा के अतिया को लेकर आहिस्ता आहिस्ता समाज में बेदारी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी एक लंबा फासला तय करना है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मईशत से जुड़ी खबरों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया से लेन देन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। आरबीआई डिजिटल रुपए के खुर्दा इस्तेमाल के लिए पहला पायलट ट्रायल आज से शुरू करने वाला है, जिसमें 4 सरकारी और निजी शोबे के बैंक शामिल हैं। डिजिटल करेंसी के खुर्दा इस्तेमाल के लिए एक पायलट ट्रायल आज मुंतखब मकामात से शुरू किया जाएगा। इसमें सारिफ और बैंक मर्चेंट दोनों शामिल होंगे। रिजर्व बैंक ने पहले ही 1 नवंबर को डिजिटल रुपए के होलसेल सेगमेंट का पहला पायलट टेस्ट मुकम्मल कर लिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक रुपया डिजिटल टोकन की शक्ल में कानूनी टेंडर होगा। ये उस वक्त जारी होने वाली कागजी करेंसी और सिक्कों के मौजूदा साइज में जारी किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रुपया रिवायती नकद करेंसी के तौर पर होल्डर के लिए एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और हतमी हल के खुसूसियात से लैस होगा। नकद की तरह डिजिटल रुपया रखने वाले को कोई सूद नहीं मिलेगा, लेकिन इसे बैंकों में जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक समेत 4 बैंक डिजिटल रुपये के खुर्दा इस्तेमाल के इस ट्रायल में शामिल होंगे। डिजिटल रुपए का ये ट्रायल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में होगा। मरकजी हुकूमत के ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल ने 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी के हिस्से को अबूर कर लिया है। इससे हुकूमती हिंद को 10-15% की बचत हुई है। हमारे नामा निगार पी यादव ने JMM के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PK सिंह से इस मौजू पर बातचीत की। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है और इसी का बेहतरीन उदाहरण है जिम पोर्टल। अभी हमारे साथ जिम पोर्टल के CEO PK सिंह मौजूद है। आइए बात करते हैं देश में स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने में जिम पोर्टल कितना महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। सर, प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो डिजिटल सेवाओं का जो विस्तार है स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की संकल्पना का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप क्या कहेंगे जिम पोर्टल के संदर्भ में बात करें? स्वच्छ पारदर्शी के अलावा मैं कहूँगा समावेशी भी, मतलब हम बोलते हैं इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। अगर हमारी ग्रोथ देखें आप, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आज 4 बजे शाम को हमने इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ का व्यवसाय का टारगेट कंप्लीट कर लिया है और जिस रेट से हम जा रहे हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग है। हो सकता है हम इस साल 1.5 लाख का रखा था, उससे बहुत ज़्यादा अचीव कर पाएँ इस एक वित्तीय वर्ष में। करीब इस पोर्टल पे 1.3 करोड़ ट्रांजैक्शंस, 1.3 करोड़ ट्रांजैक्शन अब तक हो चुके हैं, जिनकी वैल्यू करीब 3 लाख करोड़ है। सर, अगर बात करें प्राइवेट जो डिजिटल सर्विसेज प्रदान करने वाली बहुत सारी कंपनियां, उनसे हमारा ये प्लेटफॉर्म किस तरह बेहतर है? जेम पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री के विजन से स्टार्ट हुआ था करीब 6 साल पहले, तो हमारी जर्नी बहुत ही शॉर्ट रही है। बट अगर हम सिर्फ आंकड़ों में बात करें, नंबर्स में कितने लोग इसमें बाइंग सेलिंग करते हैं और कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं पर डे, तो हम वर्ल्ड में बिगेस्ट हैं। अगर अपने देश में देखें तो जो कि हमारा कंपैरिजन नहीं होता है बिकॉज हम गवर्नमेंट को केटर करते हैं, बट अगर लास्ट ईयर के आंकड़े देखें तो हमने करीब $14 बिलियन का व्यवसाय किया था और बाकी जो बड़े दो हैं उन्होंने 17 और 23 किए थे। तो इस साल हम वो 17 और 23 को अच्छे से क्रॉस कर जाएंगे। अगर बात करें सर राज्यों की, कौन कौन से राज्यों में इसका ग्रोथ बढ़ रही है और कौन कौन से जो उत्पाद है, कौन कौन सी जो सर्विसेज है उनमें ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है? देखिए, राज्यों में बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा है। अगर देखें तो नंबर 1, नंबर 2 रोज़ के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, लेकिन आज का आंकड़ा देखें तो राज्यों में सबसे आगे गुजरात राज्य है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे पे मध्य प्रदेश है। तो ये 4 स्टेट कंसिस्टेंटली compete करते हैं। तो जेम पोर्टल के CEO PK सिंह, जिनका मानना है कि जेम पोर्टल ने केवल डिजिटल सर्विसेज को बढ़ावा देकर ग्राम स्तर पर, पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ, पारदर्शी और समावेशी प्रशासन का मजबूत प्रतीक बन रहा है, बल्कि राष्ट्र विकास को गति देने का महत्वपूर्ण जरिया भी बन रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के 2021-22 के लिए अवार्ड तकसीम किए गए हैं। DDCA ने इस बार इनामी रकम दुगनी कर दी है। इस साल के अवार्ड तकरीब में दिल्ली के टॉप क्लबों ने
कामयाबी हासिल की है, जबकि नौजवानों ने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड हासिल किया है। अवार्ड तकरीब में DDCA के सदर रोहन जेटली और सेक्रेटरी सिद्धार्थ वर्मा के साथ दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इन अवार्ड्स का मकसद दिल्ली में खेलने वाले खिलाड़ियों और क्लबों की हौसला अफजाई करना है, ताकि वो दिल्ली के क्रिकेट को बेहतर कर सके और मुस्तकबिल में कई नए खिलाड़ी टीम इंडिया में शामिल हो सके। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि दिल्ली के खिलाड़ियों ने भी भारतीय टीम की कमान संभाल कर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। आलमी चैलेंजों के दरमियान भारतीय मईशत ने राहत की खबर दी है। दूसरी सहमाही में मुल्क की GDP 6.3% रही, जबकि पहली सहमाही में ये शरह 13.5% थी। चीफ इकनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 सहमाहियों में 9.7% की शरह नमू दुनिया में सबसे बेहतर है। दुनिया में सप्लाई चेन का बहरान है, तवानाई का बहरान है और रूस यूक्रेन तकरार। पूरी दुनिया में महंगाई की शरह आसमान छू रही है और मईशतें तबाह हो रही हैं। इतने चैलेंजों के दरमियान रवा माली साल की दूसरी सहमाही के आदादुशुमार सामने आए हैं। जुलाई और सितंबर के दरमियान दूसरी सहमाही में भारत में GDP की रफ्तार 6.3% दर्ज की गई है। इससे कबल रवा माली साल की पहली सहमाही में मुल्क की GDP की शरह नमू 13.5% थी। Overall, at the end of the first 2 quarters of the current financial year, we just present you India's growth rate in real terms, 9.7%, compared to many other countries, including developing countries. And India's growth trajectory stands tall and well above the growth rates that other countries are experiencing. And we should understand that these growth rates are happening in the context of tightening of global monetary conditions. तिजारत, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग से मुताल्लिक़ खिदमात में इजाफा दोहरे हिस्से में दर्ज किया गया है। दूसरी सहमाही के दौरान ये 9.6% के मुकाबले 14.7% रही है। इसके अलावा तमाम शोबों में GDP कोविड-19 से पहले की सूरत हाल पर पहुंच गई है। इफरात ज़र की शरह भी काबू में और मुतवाज़िन है और ये 7.8 की बुलंद तरीन सतह से नीचे बनी हुई है। As far as Indian economy is concerned, this data confirms that the economic recovery continues and most components of economic growth are stabilizing at a moderate pace, and we are on track to deliver a 6.8 to 7% GDP growth for the current financial year. And we can look ahead as capacity utilization rate picks up and as capital formation maintains its buoyancy and tax revenue growth indicates the vigor of economic activity, etc. ताहम बुनियादी शोबे में मामूली कमी दर्ज की गई है। मईशत के हवाले से माहिरीन की पेशिन गोइयाँ दुरुस्त हैं। ऐसे में भारतीय मईशत के आसार मुस्बत और मुस्तहकम है और भारत निजी सरमायाकारी को राग़िब करने में कामयाब रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। बैनुल-अक़वामी खबरों में स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में यूक्रेन के सिफारत खाने में बुध को एक लिफाफा फट गया। खत संभालते वक्त हुए इस धमाके से सिफारत खाने का एक मुलाजिम मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। मुलाजिम को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। स्पेन पुलिस लेटर बम की तहकीकात कर रही है। ईरान और दुबई में गुज़िश्ता रात ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ जनूबी ईरान में था, जिसकी वजह से दुबई और अबू ज़हबी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की रिख्तर पैमाने पर 5.6 दर्ज की गई है, जबकि इसकी गहराई 9.8 किलोमीटर थी। इतलात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके बहरीन, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले की वजह से लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी जानी और माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि 21 नवंबर को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी 6.5 की शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसकी वजह से 250 अफराद की मौत हो गई थी। नाज़रीन, अब एक नज़र डालेंगे दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये इंतखाबात से मुतालिक है। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए पहले मरहले की पोलिंग आज है। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दूसरी सुर्खी जो है वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही, और ये बिल्किस बानो से मुतालिक है। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अर्जी दायर की है और मुजरिमीन की रिहाई को चैलेंज किया है। आगे बढ़ेंगे हमारे समाज की खबर की तरफ,
और ये है सेंसेक्स से मुतालिक। सेंसेक्स 63,000 की बुलंदी पर पहुंच गया है। हमारे समाज की दूसरी खबर जो सुर्खी है वो है गुजरात में 478 करोड़ की मंशात को जब्त किया गया है। अखबार मशरक़ ने जो सुर्खियाँ बनाई उनमें खबर जो बड़ी सुर्खी है वो है पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का वक्त आ गया है, राजनाथ सिंह का बयान। अगली खबर लेंगे अखबार मशरक़ से ही है, वो है एनडीटीवी बोर्ड में अडानी की एंट्री, प्रणॉय और राधिका रॉय का इस्तीफ़ा। जो अगली खबर हमारे पास है वो है डिजिटल रुपए की शुरुआत आज से। तो नाज़रीन ये थे आज के उर्दू अखबारात और इसके बाद अब खबरें खेल से। खेल की खबरों का रुख करते हैं। फीफा आलमी कप में बुध को खेले गए मैच में ट्यूनिस ने फ्रांस के खिलाफ जीत कर सबको हैरान कर दिया है। ग्रुप डी में ट्यूनिस ने दिफाई चैंपियन फ्रांस को 1-0 के फर्क से शिकस्त दी है। ट्यूनिस के लिए इस मैच का पहला और वाहिद गोल कप्तान वहाबी खजरी ने 58वें मिनट में किया। ताहम फतेह के बावजूद ट्यूनिस प्री क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच सका। ट्यूनिस की टीम 4 पॉइंट के साथ ग्रुप में तीसरे नंबर पर रही। इसके साथ ही फ्रांस की टीम 3 में से 2 मैच जीतकर ग्रुप डी में सरफहरिस्त है। वहीं एक दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप के अपने आखिरी मैच में डेनमार्क को शिकस्त दी। बुध को हुए एक सनसनीखेज मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने डेनमार्क के खिलाफ 1-0 से कामयाबी हासिल की। मैच के पहले हाफ में किसी टीम को कामयाबी नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया को पहली कामयाबी उस वक्त मिली जब मैथ्यू लेकी ने डेनमार्क के खिलाफ 60वें मिनट में गोल किया। उसके बाद मैच के अख्ताम तक किसी भी टीम को कामयाबी नहीं मिल सकी। इस फतह के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। बुध की देर रात ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में अर्जेंटीना ने पोलैंड को 2-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना ने आखिरी 16 में जगह बना ली है। वहीं इस शिकस्त के बावजूद पोलैंड 4 पॉइंट के साथ आखिरी 16 में जगह बनाने में कामयाब रहा है। ग्रुप सी के एक और मैच में मैक्सिको ने सऊदी अरब को 2-1 से शिकस्त दी। मैक्सिको ने ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में फतह के बाद 4 पॉइंट हासिल किए, लेकिन वो आखिरी 16 में जगह नहीं बना सका। फीफा आलमी कप 2022 में आज बेल्जियम और क्रोएशिया की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ही अहम मुकाबला है। क्रोएशिया की टीम इस मैच में जीत या ड्रॉ के साथ आखिरी 16 में जगह बना सकती है, जबकि बेल्जियम को नॉकआउट में जगह बनाने के लिए हर कीमत पर यह मैच जीतना ही होगा। फीफा आलमी कप में आज दूसरा मैच कनाडा और मराकश के दरमियान खेला जाएगा। मराकश की टीम आज के मैच में जीत कर नॉकआउट मरहले में दाखिल होना चाहेगी। हालांकि मराकश की टीम जीत या ड्रॉ के बावजूद नॉकआउट मरहले में दाखिल हो जाएगी। दूसरी जानिब पहली नॉकआउट से बाहर होने वाली कनाडा की पहली जीत के साथ वापसी की कोशिश पूरी होगी। स्पेन और जापान के दरमियान आज देर रात मुकाबला होगा। दोनों टीमें फुटबॉल आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अपनी जगह मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। ये मैच दोनों टीमों के लिए अहम है। अगर स्पेनवी टीम भी मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो जाती है तो नॉकआउट में अपनी जगह यकीनी बना लेगी। दूसरी जानिब अगर जापानी टीम जीत दर्ज कर लेती है तो वो मुसलसल दूसरी बार नॉकआउट में अपनी जगह यकीनी कर लेगी। दूसरी जानिब अगर जापानी टीम हार जाती है तो टूर्नामेंट में उसका सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। वहीं ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में कोस्टा रिका और जर्मनी की टीमें आमने सामने होंगी। इस मैच में जर्मनी के लिए करो या मरो की सूरत हाल होगी। जर्मनी को अब भी आखिरी 16 में पहुंचने की उम्मीद है। अगर जर्मनी ये मैच जीत जाता है और स्पेन के खिलाफ जापान को कामयाबी मिलती है तो जर्मनी अब भी आखिरी 16 में अपनी जगह बना सकता है। और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।